नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। बिना लक्ष्य के किसी भी इंसान को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए हमें कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करना ही पड़ता है और उस लक्ष्य की ओर धीरे 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 आगे बढ़ना ही होता है। तो इसके पहले मैं इतिहास की कड़ियों को आगे बढ़ाऊं, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, वो ताड़ के पेड़ पर, आपको पता है ताड़ का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, ताड़ के पेड़ पर जो लगभग 80 फीट की ऊंचाई पर था, उस पर चढ़ कर के ताड़ तोड़ रहा था। वो जब इस काम को कर रहा था, काम को करने के बाद जब वो ताड़ को ले करके नीचे उतर रहा था तो नीचे एक व्यक्ति खड़ा था। वो जैसे ही 30 फीट तक नीचे आया, उस व्यक्ति ने कहा, अरे रे रे, जरा संभल कर, आराम से। फिर वो व्यक्ति आराम से संभल के थोड़ा नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो फिर 20 फीट नीचे आया, नीचे खड़े व्यक्ति ने फिर कहा, अरे रे रे, थोड़ा संभल कर, आराम से, धीरे धीरे। तो इस तरह से वो 50 फीट की नीचाई तक तो आ ही चुका था। अब 30 फीट नीचे उसे और उतरना था। जैसे ही वो 20 फीट नीचे और उतरा, यानी कि 70 फीट नीचे वो आ चुका था, तब तक नीचे खड़े व्यक्ति ने फिर कहा, अरे रे रे, थोड़ा आराम से, संभल कर, धीरे धीरे। फिर वो व्यक्ति धीरे 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 उतरता हुआ, उसने अपने पैर जमीन पर रखे। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ अब ठीक है। तब उस ताड़ पकड़े हुए व्यक्ति ने कहा कि भाई, मैं तो आराम से उतर ही रहा था, है ना, मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी। फिर तुम बार बार बीच में चिल्लाकर ये क्यों कहते थे कि अरे रे 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 भाई, थोड़ा आराम से, संभल कर। तब उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुम 80 फीट की ऊंचाई पर थे और तुम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। फिर तुम 30 फीट नीचे आए, है ना, तब तक तुम ठीक थे, लेकिन तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास भर चुका था कि तुम मात्र 50 फीट की ऊंचाई पर हो। तो कहीं अति आत्मविश्वास में तुम्हारे पैर न लड़खड़ा जाएं, इसलिए मैं बार बार कह रहा था, आराम से संभल कर। जब तुम्हारे पैर 10 फीट पर रह गए थे, मतलब सिर्फ 10 फीट नीचे तुम्हें जब उतरना था, उस समय भी तुम अति आत्मविश्वास में कहीं गिर ना पड़ो, क्योंकि हम अक्सर वही गिरते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए होते हैं कि हम कहाँ गिर सकते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि आराम से उतरो, अपने आत्मविश्वास पर इतना भी ज़्यादा भरोसा मत करो कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे पैर लड़खड़ा जाए और तुम गिर जाओ। इसलिए मैं तुम्हें बार बार सजग कर रहा था, सचेत कर रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब सिर्फ एक है कि लक्ष्य पर जड़ी निगाहें भला कब देख पाती हैं साज धरती का, सजीलापन गगन का। जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्तियाँ हैं। उन्होंने लिखा था, युग के युवा मत देख दाएं और बाएं, झांक मत बगलें, ना अपनी आंख कर नीचे। अगर तुझे कुछ देखना है तो देख अपने वे वृषभ कंधे, जिन्हें देता चुनौती सामने तेरे पड़ा, युग के युवा। तो इस तरह से आप लोगों को अभी कई मंजिलें तय करनी हैं, आप लोगों को अभी लक्ष्य तक पहुंचना है। लिहाजा आत्मविश्वास से भरा हुआ मन, लेकिन पैर सधा हुआ होना चाहिए, आपका मन मस्तिष्क सधा हुआ होना चाहिए। तो इसी तरह से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इतिहास की अन्य कड़ियों को जोड़ते हुए। देखिए, हमने सबसे पहले इतिहास में प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ा, उसके बाद 16 महाजनपद हमने पढ़ा। और 16 महाजनपद में मैं आपको बता दूं कि मगध जो है, मगध का उत्कर्ष भी आपने पढ़ा है। मगध जो है वो इन 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रही है और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या बलशाली राज्य या साम्राज्य के रूप में उभर करके सामने आया था। ये आपको याद रखना होगा। ऐसे मगध का जो विस्तार है, क्यों हुआ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। कुछ बातें आपको इतिहास में और भी याद रखनी है, जैसे कि देखिए, जिस समय में 16 महाजनपदों में मगध का अभ्युदय हो रहा था, यानी कि लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में, उसी समय में जैन और बौद्ध धर्म का भी विकास हो रहा था। याद रखिएगा, उसी समय में मगध का भी विस्तार हो रहा था और मगध पर एक के बाद एक शक्तिशाली शासकों का शासन हुआ।
तो मगध के विस्तार के बहुत सारे कारण थे, वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी उसके परिणाम स्वरूप, इसकी राजनीतिक स्थिरता के परिणाम स्वरूप, इसकी आर्थिक संपन्नता के परिणाम स्वरूप, इसके सैन्य संगठन के परिणाम स्वरूप, इसके खुले और स्वतंत्र वातावरण के परिणाम स्वरूप मगध ने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। मगध इस प्रदेश का उल्लेख हम ऋग्वेद में भी पाते हैं, हम यजुर्वेद में भी पाते हैं, हम अथर्ववेद में भी पाते हैं। ऋग्वेद में इस प्रदेश को यानी मगध के प्रदेश को कीकट के नाम से जाना गया है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ विशेषकर अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सुत्त, उनकी जो पुस्तक है इसमें भी हम मगध प्रदेश का उल्लेख पाते हैं। हमारे महाकाव्य जो हैं वो ये मानते हैं कि इस प्रदेश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, जो कि जरासंध के पिता थे। तो मगध का उल्लेख जो है वो हमारे महाकाव्यों में भी आता है, जैन धर्म में भी आता है, बौद्ध धर्म में भी आता है, तो जगह जगह हमारे वेदों में भी आता है, तो हम जगह जगह इसका उल्लेख पाते हैं। कहने का मतलब है कि मगध जो है वो बहुत ही विख्यात साम्राज्य था। और वास्तव में देखें कि एक समय ऐसा आ गया कि मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास हो गया, मगध का इतिहास ही पूरे उत्तर भारत का इतिहास बन गया। तो इसका जो इतिहास है उसे गौरवशाली बनाने में जो मुख्य वंश थे वो 4 थे, है ना, वो आपको याद रखना है। पहला वंश जो था वो हर्यक वंश था, दूसरा वंश जो था वो शिशुनाग वंश था, तीसरा वंश जो था वो नंद वंश था और चौथा वंश जो था वो मौर्य वंश था। इस प्रकार मगध पर 4 वंश ने शासन किया, मतलब कि 4 वंश के शासकों ने मगध पर शासन किया। हाँ, मगध तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था ही, इसके साथ ही काशी, कौशल, अंग, श्रावस्ती, ये सारे भी जो है लिच्छवी, वैशाली, ये सारे जो भी हैं ये भी काफ़ी ही शक्तिशाली साम्राज्य थे, जिनके साथ में मगध का या तो युद्ध हुआ या इनकी मित्रता हुई या इनके वैवाहिक संबंध कायम हुए। तो मगध का इतिहास जो है, जो आगे चलकर भारत का इतिहास बन गया, तो इसकी शुरुआत जो है हर्यक वंश से होती है। तो हर्यक वंश, चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना मगध में कब हुई। और देखिए, आपको लगातार जैसे आप पढ़ते हैं, जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको मगध का उत्थान, मगध में जो शासन करने वाले वंश हैं वो, साथ में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और इसके साथ ही आपको ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण यानी सिकंदर का आक्रमण, ये चारों के चारों टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर्यक वंश का पहला शासक जो है वो बिंबिसार हुआ। ये लगभग 544 ईसा पूर्व, देखिए यही समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी था। ये लगभग 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। ये बहुत ही प्रतापी सम्राट था, बहुत ही ये वीर सम्राट था, और इसकी नीतियाँ इस प्रकार की थी कि इसने अपने साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया। इसने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 प्रकार की नीतियाँ अपनाई जो आपको याद रखना होगा। पहला है कि इसने बहुत सारे साम्राज्यों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उन्हें अपना रिश्तेदार बना लिया। दूसरा है कि इसने युद्ध की नीति अपनाई और युद्ध के द्वारा बहुत सारे प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। और तीसरा जो है वो है आपका मित्रता के द्वारा। इसने मित्रता भी स्थापित की, अनेक साम्राज्यों को, दूसरे सम्राटों को इसने कई एक दफ़ा मदद की। इस प्रकार मित्रता का भाव जो है इसके साम्राज्य विस्तार का एक अस्थायी अंग हो चुका था। तो ये 3 प्रकार की नीतियाँ अपना करके मगध का पहला सम्राट, है ना, मतलब ज्ञात सम्राट जिसे कह सकते हैं, हर्यक वंशी बिंबिसार जो है उसने अपनाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब चलिए आइए थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। देखिए, उसने सबसे पहले कौशल नरेश प्रसंजित, आपको याद होगा कौशल नरेश जो थे प्रसंजित, कौशल उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध राज्य हुआ करता था, काशी कौशल, ये काशी के पास था। तो उसने कौशल नरेश प्रसंजित की बहन कौशल देवी से विवाह किया और इस विवाह में उसे काशी का गांव
दहेज में मिला। तो उसने पहला विवाह, जो बिंबिसार का पहला विवाह था, उसने प्रसन्नजित की बहन कौशल देवी से किया। ठीक है। दूसरा विवाह उसने वैशाली के राजा की पुत्री चेलन्ना से किया। उसने तीसरा विवाह विदेह के सम्राट की पुत्री वासवी से किया। और चौथा विवाह उसने मद्र सम्राट की पुत्री से किया। मद्र जो है वो आजकल पंजाब का हिस्सा है। तो इस प्रकार उसने 4 विवाह किए और इन चारों विवाह के द्वारा उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दहेज में उसे काफ़ी कुछ मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा उसने अंग पर आक्रमण किया। चूँकि अंग जो है वो उसकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लिहाजा उसने अंग पर आक्रमण किया और इस पर विजय पाई। हालांकि उसे बार बार आक्रमण करना पड़ा, लेकिन अंततः बिंबिसार की विजय हुई। तक्षशिला से उसने मित्रता स्थापित की। तक्षशिला के सम्राट के इलाज के लिए उसने राजवैद्य भेजा था और इस तरह से उसने मित्रता निभाई। तो हम देख रहे हैं कि बिंबिसार ने ऐसी बहुत सारी नीतियाँ अपनाई, बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे कि मगध साम्राज्य जो है वो दिनों दिन उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता गया। इसका जो साम्राज्य विस्तार है वो होता गया। देखिए, ये आपको याद रखना है कि जो वंश हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा आपको हर्यक वंश में बिंबिसार के बारे में पूछेगा या अजातशत्रु के बारे में पूछेगा। उसके बाद भी कई शासकों ने शासन किया हर्यक वंश से, लेकिन उनका उल्लेख बहुत ज़्यादा आपको करके नहीं पूछेगा। तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस आपको नहीं करना है। मुख्य रूप से आपको बिंबिसार के बारे में जानना है कि इसकी मुख्य नीतियाँ किस प्रकार की थी। तो आपने देखा कि इस तरह से बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वो काफ़ी, जिसको कह सकते हैं, उसने यश की प्राप्ति की। उसके राज्य में बड़े बड़े विद्वान भी थे और बहुत सारा उसने जनता की सुख और समृद्धि का ध्यान रखा। उसने जनता की भलाई के बहुत सारे कार्य किए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि हर्यक वंशी बिंबिसार ने किए। उसका पुत्र था अजातशत्रु। ये आपको याद रखिएगा, अजातशत्रु है ना, जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे हम अजातशत्रु कहते हैं। तो बिंबिसार का जो पुत्र था वो था अजातशत्रु। अब अजातशत्रु जो था वो काफ़ी महत्वाकांक्षी था। इतना महत्वाकांक्षी था कि बहुत जगह ये उल्लेख मिलता है कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। उसे पितृहंता माना गया है। ऐसे मगध के इतिहास में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे पितृहंता जो शासक हैं हुए। आगे चल करके उनका नाम भी बताऊंगी, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि बहुत सारे जो पुस्तकों में लिखा हुआ है उसके अनुसार अजातशत्रु जो है उसने अपने पिता की हत्या की, क्योंकि वो साम्राज्य चाहता था, वो गद्दी चाहता था। वो बहुत ही उतावले किस्म का था। हालांकि देखिए, अलग अलग किताबें जो हैं या अलग अलग पुस्तकें जो हैं इस बारे में अलग अलग बातें कहती हैं। जैसे कि बौद्ध साहित्य उसे पितृहंता नहीं मानता है और सिर्फ ये कहता है कि उसने अपने पिता को कारागार में डाल दिया था, उन्हें कैदी बना लिया था, उसे बंदी बना लिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा इतिहास आगे बढ़ रहा है। आप याद कीजिए कि बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसन्नजित की बहन कौशल देवी के साथ में विवाह किया था। तो जब बिंबिसार की हत्या हो गई या उन्हें कारागृह में डाल दिया गया तो कौशल देवी ने ये शिकायत अपने भाई से की, प्रसन्नजित से की। लिहाजा जो दहेज में काशी का गांव मिला हुआ था उसे प्रसन्नजित ने वापस ले लिया। इस बात से अजातशत्रु इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ कि उसने कौशल पर आक्रमण कर दिया। लेकिन पहली दफ़ा उसे मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, उसने दूसरी दफ़ा फिर आक्रमण किया और इस बार वो जीत गया। जीतने के बाद में क्या हुआ कि प्रसन्नजित ने अपनी बेटी का विवाह अजातशत्रु के साथ में कर दिया। तो इस तरह से अजातशत्रु भी अपने साम्राज्य का दिनों दिन विस्तार कर रहा था। अब दूसरा जो आप देखिएगा कि उसने चेचक राजा की पुत्री चेलन्ना से जो विवाह किया था, तो उससे उत्पन्न जो पुत्र थे, जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो जो वैशाली क्षेत्र में जो रत्न की खदानें थी, तो वो खदानें भी चेलन्ना के साथ में चली गई थी, जिन्हें कि अजातशत्रु वापस पाना चाहता था। तो उसने वापस से वैशाली पर भी आक्रमण किया और लगातार युद्ध होता रहा है। हालांकि वो इस युद्ध को जीत नहीं पाया, लेकिन उसे वैशाली के साथ भी काफ़ी दफ़ा युद्ध करना पड़ा। ठीक है, उसी तरह से उसे चंद्रप्रद्योत नाम का एक सम्राट था, उनके साथ भी युद्ध करना पड़ा।
ठीक है, तो ये युद्ध जो है अजातशत्रु को लगातार लड़ते रहना पड़ा। अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु का को ऐसा माना जाता है कि दर्शक ने इसे भी, मतलब इसके पुत्र दर्शक ने इसे भी कैद कर लिया था, और अजातशत्रु के बाद में दर्शक जो है वो गद्दी पर बैठा। बौद्ध धर्म ऐसा मानते हैं कि दर्शक गद्दी पर बैठा अजातशत्रु के बाद में वो दर्शक नहीं था, बल्कि वो उभयभद्र था। और उसके बाद वो कड़ी बताते हैं कि उभयभद्र के बाद में अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद में मुंड, मुंड के बाद में नागदाशक जो है वो हर्यक वंश से गद्दी पर बैठे। अब नागदाशक जो है वो अंतिम हर्यक वंशी सम्राट था, और नागदाशक जो है वो काफ़ी बिलासी था और अपने भोग विलास में लिप्त रहता था। जनता की सुख सुविधा का वह ध्यान नहीं रखता था। लिहाजा क्या हुआ कि जनता जो है वो विद्रोह पर उतर आई। अजातशत्रु के बाद में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो कि जनता के हितों का ख्याल रख सके या जनता के लिए सोच सके। तो ऐसी स्थिति में नागदाशक के विरुद्ध युद्ध जो है या फिर जन आंदोलन जो है वो छिड़ गया, और ऐसी स्थिति में मगध में एक दूसरे वंश की स्थापना हुई, है ना, जिसे कि हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं शिशुनाग वंश की ओर। हर्यक वंश आपको समझ में आ गया होगा कि हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र जो है अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु के बाद में दशक जो है वो गद्दी पर बैठा, जिसे उभयभद्र भी कहते हैं। उभयभद्र के बाद में अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद में मुंड, और मुंड के बाद में नागदाशक। तो ये एक कड़ी बना करके आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। वह काशी का शासक था, और मगध की खिन्न जनता इसे काशी से लेकर के मगध आई थी, और इसने गद्दी पर शिशुनाग को बैठाया। शिशुनाग ने बहुत ही सफलतापूर्वक अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। काशी, कौशल, अंग, अवंती, चंपा, मतलब बहुत सारे राज्य जो हैं उस समय में मगध के अधीन आ चुके थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि शिशुनाग जो है वो एक प्रतापी शासक हुआ। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र जो है कालाशोक, वह गद्दी पर बैठा। कालाशोक जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध था वह भी, और उसने भी अपने पिता की भांति सफलतापूर्वक साम्राज्य का संचालन किया। कालाशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो थी कि बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कालाशोक के शासनकाल में। याद रखिएगा, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, और इस संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। ये पूरा आपको प्रकरण याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कालाशोक के बाद में उसके 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से मगध पर शासन किया, और इनका शासन लगभग 23 सालों तक चला। ये लगातार जो है सफलतापूर्वक शासन कर रहे थे। लेकिन इन 10 भाइयों में जो सबसे ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं कि बिलासी जो था, वो नंदीवर्धन था। तो नंदीवर्धन जो है उसके शासन से भी जनता तंग आ चुकी थी, जैसे कि नागदाशक के शासन से तंग आ चुकी थी। उसी तरह से शिशुनाग वंश में वो नंदीवर्धन के शासन से तंग आ चुकी थी। लिहाजा जनता ने फिर एक बार स्टेप उठाया और एक उसके विरुद्ध क्रांति की शुरुआत हो गई। हालांकि देखिए, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप नंदीवर्धन गद्दी से नहीं हटा, बल्कि महापद्म नाम के एक सामंत ने, जिसे हम कह सकते हैं, उसने नंदीवर्धन की हत्या कर दी और एक नए वंश की शुरुआत की, जिसे कि हम नंद वंश के नाम से जानते हैं। तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, और महापद्म नंद को तीसरे वंश की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। महापद्म नंद भी काफ़ी वीर प्रवृत्ति का था, काफ़ी महत्वाकांक्षी था। देखिए, नंदीवर्धन जो था वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने की, और महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद भी काफ़ी वीर था, और उसने पूरे उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, और यहाँ तक कि वो मैसूर तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कई पुस्तकों में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महापद्म नंद के बाद नंद वंश में कई शासक हुए, विशेषकर उसके 8 पुत्र जो हैं उन्होंने मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। सबसे अंतिम शासक जो था वो धनानंद था, और धनानंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही भोग विलासी प्रवृत्ति का था, और
इसी भोग विलास के कारण उसने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं जो है वो नदी की तलहटियों में छुपा करके रख दी थी। उसके पास में स्वर्ण मुद्राओं का भंडार था, उसकी सैन्य शक्ति जो थी वो काफ़ी विशाल थी। तो इस तरह से महापद्मनंद के बाद में उसके 8 पुत्रों ने, और उसके 8 पुत्रों में धनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ये क्लियर हो गया। नंद वंश के बाद में चौथा जिस वंश का शासन प्रारंभ हुआ वह था आपका मौर्य वंश, है ना। तो मौर्य वंश जो है वो काफ़ी आपको विस्तार में पढ़ने की ज़रूरत है। ये तो आप शॉर्ट में भी आप पढ़ करके इसको जान सकते हैं, लेकिन मौर्य वंश चूँकि इससे बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, मुख्य रूप से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मौर्य वंश से आएंगे ही आएंगे किसी भी एग्जामिनेशन में, खासकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं। तो आपको मौर्य वंश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे डिटेल जो है वो हम मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।